नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। 3 दिवसीय यूरोप दौरे पर बर्लिन पहुंचे पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात की है। बाद में दोनों नेता बर्लिन में भारत जर्मनी आईजीसी बैठक में शामिल हुए। इससे पहले भारतीय समुदाय ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। फेडरल चांसलरी के सामने सुबह से ही लोगों का तांता लग गया। पीएम मोदी ने कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि भारत और जर्मनी ने हरित हाइड्रोजन कार्यबल स्थापित करने का निर्णय लिया और इसी के साथ भारत यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता वार्ता में त्वरित प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारी पिछली आईजीसी 2019 में हुई थी, तब से विश्व में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। कोरोना महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव डाला है। हाल की जियोपॉलिटिकल घटनाओं ने भी दिखाया कि विश्व की शांति और स्थिरता कितनी नाजुक स्थिति में है और सभी देश कितने इंटरकनेक्टेड हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर भारत और जर्मनी कई कॉमन मूल्यों को साझा करते हैं और इन साझा मूल्यों और साझा हितों के आधार पर पिछले कुछ वर्षों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। जेल में बंद निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत पर निचली अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज कोर्ट पूरा ऑर्डर नहीं लिख पाई और इस वजह से फैसला नहीं हो सका। मंगलवार को छुट्टी है, ऐसे में आदेश 4 मई की सुबह को आएगा। नवनीत राणा और रवि राणा को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के ऐलान के बाद पिछले 23 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। उनके ऐलान के बाद काफी विवाद हुआ। पुलिस ने दोनों के खिलाफ राजद्रोह और विभिन्न समूहों के बीच देश को बढ़ावा देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने जमानत याचिका दाखिल की थी। शनिवार को अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों ने अपनी दलीलें पूरी की, जिसके बाद विशेष न्यायाधीश आरएन रोकाडे ने सोमवार के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया था। महाराष्ट्र की अमरावती लोकसभा सीट से सांसद नवनीत राणा भायखला जेल में बंद हैं, जबकि उनके पति पड़ोसी नवी मुंबई में तलोजा जेल में हैं और रवि राणा बडनेरा से विधायक हैं। पंजाब कांग्रेस में चुनाव के बाद भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी में अंदरूनी घमासान लगातार जारी है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसमें एक बार फिर सिद्धू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रभारी हरीश चौधरी ने सिद्धू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि सिद्धू से स्पष्टीकरण मांगा जाए। सिद्धू पर पार्टी से अलग चलने का आरोप लगाया गया और बताया जा रहा है कि इस चिट्ठी के बाद कांग्रेस आलाकमान सिद्धू के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई कर सकता है। बेअदबी मामले में पंजाब पुलिस की एसआईटी को झटका देते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि राम रहीम से हिरासत में पूछताछ नहीं होगी। पंजाब पुलिस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही राम रहीम से पूछताछ करनी होगी। याचिका दाखिल करते हुए राम रहीम ने हाईकोर्ट को बताया कि गांव बुर्ज जवाहर सिंह वाला के गुरुद्वारा साहिब से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप की चोरी के मामले में पंजाब पुलिस की एसआईटी जांच कर रही है और इस मामले में याची के खिलाफ एसआईटी ने प्रोडक्शन वारंट की मांग की थी। मांग को मंजूर करते हुए फरीदकोट की निचली अदालत ने उसे पंजाब ले जाने की अनुमति दे दी थी और इसके खिलाफ याची ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट पर रोक लगाते हुए एसआईटी को सुनारिया जेल में पूछताछ के आदेश दिए थे। सोमवार को जस्टिस अरविंद सांगवान ने गुरमीत राम रहीम सिंह द्वारा इस मामले को लेकर दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने साथ ही मामले की सुनवाई 31 अक्टूबर तक स्थगित कर दी है। आपको बता दें कि डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दायर अर्जी में कहा था कि उसके खिलाफ बाजाखाने में दर्ज एफआईआर संख्या 63 में उन्हें पहले ही हाईकोर्ट से शारीरिक उपस्थिति की छूट मिली हुई है। ईसीआई ने उत्तराखंड में चंपावत विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की घोषणा कर दी है। बताया जा रहा है कि उपचुनाव 31 मई को होंगे, जबकि नतीजे 3 जून को घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 11 मई है और 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और उम्मीदवार 6 मई तक उम्मीदवारी वापस ले सकते हैं। वहीं 31 मई को मतदान होगा और इसके अलावा 3 जून को मतगणना होगी। चुनाव आयोग के अनुसार इस सीट पर 5 जून तक चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो जानी चाहिए। चंपावत विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और
सीएम पुष्कर सिंह धामी उम्मीदवार होंगे और इसी साल 10 मार्च को आए नतीजों में विधानसभा चुनाव में मिली पराजय के बाद पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए शपथ ग्रहण करने के 6 महीने के भीतर उपचुनाव लड़कर विधानसभा का सदस्य बनना होगा। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर ठाकरे वर्सेस ठाकरे की जंग दिन प्रतिदिन और तेज होती जा रही है। हाल ये है कि अब राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को 4 मई तक का अल्टीमेटम दे दिया है। भाई वर्सेस भाई की लड़ाई हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर पर आई। ठाकरे को मिला ठाकरे का कड़ा अल्टीमेटम, 3 मई तक नहीं सुनी तो 4 मई को होगी बड़ी लड़ाई। एक और जहां पूरे उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर की आवाज का पारा नीचे जा रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर ने राजनीति के पारे को बहुत ज्यादा गर्मा कर रख दिया है। हाल ये हो गए हैं कि सालों पहले तक एक ही सिद्धांत पर चलने वाले भाई भाई की अब उन्हीं सिद्धांतों को लेकर बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। हालांकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की ये लड़ाई कोई पहली लड़ाई नहीं है जब दोनों भाई किसी मुद्दे पर आमने सामने हों। इसके पहले भी कई बार हिंदुत्व के मुद्दे पर भाई भाई सामने आ चुके हैं और अब एक बार फिर से लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर महाराष्ट्र में एक नई जंग की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी बानगी राज ठाकरे की औरंगाबाद में हुई रैली में साफ साफ देखने को मिली है। हालांकि 16 शर्तों की टर्म्स एंड कंडीशन के बाद ठाकरे को ये रैली करने की परमिशन जरूर मिली थी, लेकिन अंडर परमिशन होने के बाद भी राज ठाकरे अपने बड़े भाई उद्धव ठाकरे को अल्टीमेटम देने से नहीं चूके और लाउड स्पीकर के नाम पर 3 मई तक आवाज बंद करने की धमकी सीएम ठाकरे को दे डाली। रैली में राज ठाकरे ने कहा, हमने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए 3 मई तक के लिए अल्टीमेटम दिया था, लेकिन 3 मई को ईद है। मैं इस उत्सव को खराब नहीं करना चाहता। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो हमारी मांग पूरी करे, नहीं तो 4 मई के बाद हम किसी की नहीं सुनेंगे। माझी संपूर्ण देशवासियांना, अख्ख्या संपूर्ण देशातल्या माझ्या हिंदू बांधवांना, भगिनींना माझी विनंती आहे की बिलकुल मागचा पुढचा काही विचार करू नका। हे भोंगे उतरले गेलेच पाहिजेत। सगळ्या धार्मिक स्थळांवरचे, मग उद्या मंदिरांवरचे असतील तरी उतरले गेले पाहिजेत, पण ह्यांचे उतरल्यानंतर आपण सगळेजण, आज ही परिस्थिती आहे, अभी नहीं तो कभी नहीं। माझ्या देशातल्या सर्व देशवासियांना, माझी सर्व हिंदू बांधवांना, भगिनींना माझी विनंती आहे, जर हे 3 तारखेपर्यंत ऐकले नाही, 4 तारखेला हनुमान चालीसा प्रत्येक ठिकाणी मला ऐकू आलंच पाहिजे। पोलिसांकडनं वाटल्यास रितसर परवानगी घ्या, लाऊडस्पीकरची परवानगी घ्या, त्यांना द्यावीच लागते, पण ती परवानगी घेऊन आपण या सगळ्या गोष्टी जोरात कराल आणि सामाजिक दृष्ट्या हा इतके वर्षाचा प्रलंबित प्रश्न हा कायमचा निकाली लागेल, याच्यासाठी सगळ्यांनी आपण हातभार लावावा ही नम्र विनंती करतो आणि आपणा सर्वांची। यही नहीं, राज ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी सरकार को साफ साफ अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो इसके आगे की जिम्मेदारी नहीं होगी, हम अपने तरीके से इसका निपटारा करेंगे। यही नहीं, मनसे चीफ ने रैली में शरद पवार पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि शरद पवार अपने भाषणों में छत्रपति का एक भी शब्द नहीं बोलते। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने कुछ दिन पहले मुझ पर आरोप लगाया था कि मेरे भाषण समाज को बांट रहे हैं, लेकिन मैं शरद पवार को कहना चाहता हूं कि जाति विभाजन के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। शरद पवार सांगतात की 2 समाजामधला म्हणे हे दुई माजवतायत, हे महाराष्ट्र आणि देशासाठी म्हणे योग्य नव्हे, मी दुई माजवतोय। पवार साहेब, आपण जाती जातीमध्ये जे भेद निर्माण करताय ना, त्याने दुई माजते आहे। प्रत्येक व्यक्ती जातीतनं बघायची,
पुस्तक घेतल्यानंतर पुस्तकाचा लेखक कोणत्या जातीचा आहे त्याचा विचार करून बोलायचं. महाराष्ट्र में छिड़ी भाई भाई की जंग में ये देखना दिलचस्प होगा कि छोटे भाई का बड़े भाई को दिया अल्टीमेटम क्या रंग लाता है और 4 मई को राज ठाकरे का क्या क्या नया एक्शन सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट FM न्यूज। एक तरफ जहां छोटे भाई का 4 मई तक का अल्टीमेटम है, तो वहीं बड़ा भाई यानी कि उद्धव ठाकरे इस संकट से बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी महाराष्ट्र पुलिस पर छोड़ दी गई है। महाराष्ट्र में रैली खत्म, एक्शन शुरू। पुलिस ने राज ठाकरे को थमाया नोटिस। राज के अल्टीमेटम के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ठाकरे के भाषण का रिवेरीफाई कर रही पुलिस। राज ठाकरे के अल्टीमेटम के बाद महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार भी अब एक्शन मोड में नजर आ रही है और अब किस तरीके से राज ठाकरे के अल्टीमेटम को काउंटर किया जाए, इसको लेकर तमाम पैतरे खोजने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर के महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे ने राज्य के बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकें की और राज ठाकरे को घेरने की रणनीति भी बनाई है। हालांकि राज ठाकरे की हिंदुत्व को लेकर ये कोई पहली रार नहीं है। इसके पहले भी कई बार राज ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी सरकार को घेर चुके हैं और अब एक बार फिर से सरकार को कड़ा अल्टीमेटम देकर ये साफ संदेश राज ठाकरे ने दिया है कि एक बार फिर उद्धव ठाकरे को घेरने के लिए राज मैदान में है। लेकिन अब राज के अल्टीमेटम के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने भी राज ठाकरे को नोटिस थमा दिया है। पुलिस ने उन्हें रैली में नियम तोड़ने का आरोप लगाते हुए MNS चीफ के साथ साथ उनके कार्यकर्ताओं पर धारा 149 के तहत नोटिस थमाया है। ये भी माना जा रहा है कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले MNS कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में भी ले सकती है। यानी अब महाविकास अघाड़ी के इशारों पर महाराष्ट्र पुलिस भी जांच करने के मूड में है। पुलिस ने राज ठाकरे के भाषण का टेप भी मंगाया है ताकि राज ठाकरे के पूरे भाषण को रिवेरीफाई भी किया जा सके। 16 शर्तों के साथ राज को मिली थी रैली की इजाजत। शर्तों का उल्लंघन हुआ तो राज पर हुई कार्रवाई। दरअसल पुलिस ये परखना चाहती है कि जिन 16 शर्तों के साथ राज ठाकरे को औरंगाबाद में रैली की इजाजत मिली थी उसे पूरा किया गया या नहीं, और अगर उन शर्तों का उल्लंघन हुआ तो फिर राज ठाकरे पर कार्रवाई भी हो सकती है। पुलिस ने ठाकरे के सामने रैली को लेकर कई शर्तें रखी, जिनमें मनसे प्रमुख से रैली के दौरान और बाद में आपत्तिजनक नारों, धार्मिक, जातिगत और क्षेत्रीय बातों से बचने के लिए कहा गया था। और अब पुलिस इन्हीं सारी शर्तों के आधार पर छानबीन कर रही है। ऐसे में कहना लाजमी है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर आजान और चालीसा के बहाने भाई भाई आमने सामने हैं, लेकिन जीत किसकी होगी ये ज्यादा मायने रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद स्थित उस्मानिया यूनिवर्सिटी के दौरे और वहां के विद्यार्थियों से बातचीत की इजाजत नहीं दी गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस्मानिया विश्वविद्यालय के प्रस्तावित दौरे का मामला कोर्ट पहुंच चुका है और विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने हाईकोर्ट का रुख करते हुए राहुल गांधी को कार्यक्रम में हिस्सा लेने देने की मंजूरी की मांग की और NSUI की ओर से हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी के VC से कहा है कि वे कार्यक्रम के आयोजन पर एक बार फिर से विचार करें और राहुल गांधी का 6 और 7 मई का तेलंगाना दौरा प्रस्तावित है और इस दौरान उन्हें उस्मानिया यूनिवर्सिटी जाना है, जहां वे छात्रों को संबोधित करेंगे।
पहले बीजेपी, फिर कांग्रेस, जेडीयू, टीएमसी, टीआरएस, वाईआरएस समेत अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के चुनावी रणनीतिकार रह चुके प्रशांत किशोर अब दूसरों के लिए रणनीति नहीं बनाएंगे। प्रशांत किशोर अब अपनी पार्टी के लिए ही स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे और उन्होंने ट्वीट कर इसका इशारा दिया। पीके ने ट्वीट कर लिखा कि जनता के बीच जाने का समय आ चुका है, इसकी शुरुआत बिहार से होगी। प्रशांत किशोर की नई पार्टी कब तक लॉन्च होगी अभी इसका खुलासा नहीं हुआ, लेकिन प्रशांत किशोर जल्द ही एक साथ पूरे देश में पार्टी लॉन्च कर सकते हैं। पीके अभी पटना में है और ऐसे में माना जा रहा है कि वे अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत बिहार से ही करेंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों प्रशांत किशोर की कांग्रेस आलाकमान के साथ कई बैठकों का दौर चला था और माना जा रहा था कि पीके कांग्रेस की कमान थाम सकते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर बात नहीं बन पाई और अब पीके ने नई पारी की तरफ इशारा किया है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में प्रशांत किशोर ने जो आज ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र में एक सार्थक भागीदार बनने और जन समर्थक नीति को आकार देने में मदद करने की मेरी खोज ने 10 साल के रोलर कोस्टर की सवारी का नेतृत्व किया। जैसे ही मैं पन्ने पलटता हूं तो लगता है कि मुद्दों और जन स्वराज के मार्ग को बेहतर ढंग से समझने के लिए वास्तविक मास्टर्स लोगों के पास जाना होगा। सूत्रों के हवाले से एक खबर हम आपको दे रहे हैं कि सुशासन पर लोगों की राय सबसे पहले वो जानेंगे और बिहार से जनयात्रा की शुरुआत प्रशांत किशोर कर सकते हैं। फिलहाल पार्टी का कोई ऐलान नहीं करेंगे, यात्रा और बैठकों के जरिए लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे और ये जो यात्रा की खबर सामने आ रही है वो केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगी। पंजाब सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक चंडीगढ़ में हुई। कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट में विभिन्न विभागों के 26,454 पदों को स्वीकृति दे दी है। वहीं एक विधायक एक पेंशन की अधिसूचना को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा घर घर राशन वितरण योजना की स्वीकृति को भी मंजूर कर लिया है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं। कई विभागों की 26,454 भर्तियों को मंजूरी दे दी गई है और एक एमएलए एक पेंशन को मंजूरी वहां पर दी गई है। घर घर राशन पहुंचाने की जो स्कीम है उसे मंजूरी दे दी गई है। मुक्तसर जिले में नरमे की फसल के खराब होने पर 41.8 करोड़ मुआवजे की मंजूरी दी है, जिसमें 38.08 करोड़ रुपए किसानों को, 3.81 करोड़ रुपए खेत मजदूरों को दिए जाएंगे। वोटर्स के लिए फीस जमा करवाने के लिए 3 महीने का समय बढ़ाया है और ये फीस किस्तों में भी जमा करा सकते हैं। गुजरात कांग्रेस नेता और विधायक जिग्नेश मेवाणी ने जेल से बाहर आने के बाद पीएमओ पर सनसनीखेज आरोप लगाए। मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले असम पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी सुनियोजित साजिश थी। उन्हें बर्बाद करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने साजिश रची थी। मेवाणी यही नहीं रुके, उन्होंने पीएम मोदी पर हमला करते हुए आगे कहा कि मेरी गिरफ्तारी 56 इंच के सीने वाले द्वारा की गई एक कायरतापूर्ण कार्रवाई है और इस कार्रवाई ने गुजरात के गौरव को कमजोर किया है। मेवाणी ने घोषणा की है कि वो सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने 1 जून को गुजरात बंद का ऐलान किया। मेवाणी ने कहा कि 22 परीक्षाओं के पेपर लीक करने वालों, मुंद्रा बंदरगाह पर 1,75,000 करोड़ के नशीले पदार्थ बेचने वालों और ऊना में दलितों के खिलाफ दर्ज मामले वापस नहीं लिए गए तो वो 1 जून को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। नीरव मोदी को नहीं पकड़े, मेहुल चौकसी को नहीं पकड़े, विजय माल्या के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और एक ट्वीट करने पर जिग्नेश मेवाणी की गिरफ्तारी करते हैं और गुजरात से इतना
1000 किलोमीटर दूर उड़ीसा की जेल में लाकर आप क्या मैसेज दिखाना चाहते, असम की जेल में लाकर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? यदि सरकार में हिम्मत होती तो दूसरा जो एफआईआर किया, बहुत दुख के साथ कह रहा हूं, एक महिला को आगे किया, ये तो कायरता है। मेरी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके अगर मुझे पुलिस के साथ कुछ गैर बर्ताव करना होता तो मुझे गुजरात से उठाया तब करता। आसाम का छोटा सा एक कर्मचारी, उसके साथ में हाथापाई करके क्या करूंगा? व्हाट विल आई अचीव? तो ये सारी पूरी बीजेपी सरकार की प्रधानमंत्री कार्यालय से प्लान हुई एक कॉन्स्पिरेसी के अलावा कुछ नहीं। और पूरा गुजरात जानता है, अब पूरा आसाम जानता है और पूरा देश जानता है। वो मेरे हौसले को, मेरे स्पिरिट को तोड़ना चाहते थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा स्पिरिट, मेरा हौसला वही का वही है, इंटेक्ट है। मैं कल भी लड़ा हूं, आज भी लड़ूंगा और बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ पूरा जीवन लड़ने वाला हूं। ये मोदी जी समझ ले, आरएसएस समझ ले और बीजेपी समझ ले। मेरे जिस ट्वीट के बेसिस पर मुझ पर एफआईआर किया, वो ट्वीट का कंटेंट तो एप्रिशिएट करने वाला था। गुजरात में 3 जगह पर कम्युनल क्लेशेस हुए, प्रधानमंत्री गुजरात आ रहे थे तो मैंने उनको अपील किया कि आप जब गुजरात आ रहे हैं तो गुजरात की जनता को आप अपील करिए पीस और हार्मनी के लिए। जी हाँ, बाहर जाकर बात कर सकते हैं। तो हाँ, पीस और हार्मनी की अपील करना, वो तो मैं मानता हूं कि अच्छी बात है। सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी साहब को मिर्ची इस बात की लगी कि मैंने उनको ये कहा कि गोडसे के भक्त है, तो पूरा देश और दुनिया जानते हैं कि वो तो है ही। उनकी विचारधारा क्या है वो पूरा दुनिया जानती है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड टीकाकरण पर बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना का टीका लगवाने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में कोविड वैक्सीनेशन की अनिवार्यता को असंवैधानिक घोषित करने वाली याचिका पर सुनवाई चल रही है और इस दौरान ये टिप्पणी की गई है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नीति निर्माण पर कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन किसी को भी टीका लगवाने को मजबूर नहीं किया जा सकता। सरकार जनहित में लोगों को जागरूक कर सकती है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।